हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो चला है आपके फेवरेट स्विच बुलेटिन का और मेरा नाम है सिमरन। इस बुलेटिन में हम हमेशा की तरह सबसे फ्रेश और अप टू डेट न्यूज लेकर आते हैं, दैट टू विद प्रॉपर एनालिसिस। वन लाइनर्स और हेडलाइंस के जमाने में स्विच बुलेटिन पर हम आपको डीप डाइव करके न्यूज एनालिसिस करके बताते हैं कि आखिर खबर की जड़ क्या है। और सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के थ्रू हम आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कहने को तो ये स्विच बुलेटिन महज आधे घंटे का है, पर हमारे रिपोर्ट्स का भंडार आपको हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ताकि आप हमेशा की तरह अप टू डेटेड रहें। अब अपडेटेड रहने के लिए आपको स्विच को हर जगह फॉलो और सब्सक्राइब करना होगा। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपको एक स्नीक पीक दे देते हैं कि आखिर आज के स्विच बुलेटिन में है क्या खास। दिल्ली में चुनाव का मौसम है, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं इजराइल ने अपना नक्शा बदलने का पूरा प्लान बना लिया है और इसके लिए नया बजट भी सैंक्शन हो गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर किस शॉर्टकट से ईरान में महिलाएं जेल में जा रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का स्विच बुलेटिन। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं, जहां सीएम कुर्सी की लड़ाई तेजी से बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी के लिहाज से इस इलेक्शन को उनके लिए मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगा रही है कि जिन इलाकों में उन्हें वोट्स ज्यादा मिलते हैं, वहां भाजपा वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा रही है। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है आम आदमी पार्टी, और इस मुद्दे से रिलेटेड पूरी एनालिसिस जानिए सोबान की रिपोर्ट से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ चुनाव का भी मौसम आ गया है। कुछ ही दिनों में दिल्ली अपना अगला सीएम चुनेगी और इस चुनाव को लेकर राजधानी में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत मुश्किल चुनाव बताया जा रहा है। ऐसे में एक एक वोट बहुत कीमती हैं और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिन इलाकों में उन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं, उन इलाकों में बीजेपी वाले वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवा रहे हैं। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के इस मामले में क्या आरोप है, इन आरोपों को लेकर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से क्या शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वाले 11,000 से ज़्यादा वोट्स डिलीट करवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके आरोपों के मुताबिक ये 11,000 से ज़्यादा वोटर्स दिल्ली के शाहदरा से हैं, जिस विधानसभा से 11,000 वोट्स गायब करवाए जाने के आरोप हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। तो इस सीट पर अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में आम आदमी पार्टी का गणित जो है वो इस सीट पर गड़बड़ा सकता है। इस चुनाव में पार्टी के लिए एक एक सीट मायने रखती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पार्टी की दूसरी लिस्ट आई थी तब इसमें 16 सिटिंग एमएलएज का नाम गायब था और 13 दल बदलुओं को टिकट दिया गया था। वहीं 38 कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट में से भी 20 सिटिंग एमएलएज का नाम गायब है। इस स्तर पर टिकट काटे जाने के पीछे सत्ता विरोधी लहर का कारण माना जा रहा है और शायद इसी वजह से पार्टी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सीट भी बदलनी पड़ी है। यहाँ टिकट बंटवारे से साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में करो या मरो वाला चुनाव लड़ रही है। ऐसे अहम चुनाव से जुड़ी 6 दिसंबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि वो बीजेपी वाले आपके वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक शिकायत लेकर पार्टी 11 दिसंबर को चुनाव आयोग के पास पहुंची। चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि बीजेपी वाले शाहदरा के 11,018 वोटरों का नाम डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले शिकायत लेकर पहुंची आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की है। आपकी शिकायत है कि बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट्स ने 11,000 से ज़्यादा वोट्स डिलीट करवाने का आवेदन दिया है। यह आवेदन उस शाहदरा से जुड़ा है जिसे आम आदमी पार्टी अपना गढ़ मानती है। वही आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी के एजेंट्स ने अपनी याचिका में कहा है कि ये नाम इसलिए डिलीट किए जाने चाहिए क्योंकि या तो ये लोग मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं या इनके नामों की डुप्लीकेट एंट्री की गई है।
आपका आरोप है कि जब पार्टी में अपने स्तर पर ऐसे 500 नामों की जांच की गई तो पाया गया कि 372 अभी भी उसी पते पर रहते हैं। इसी से जुड़ी शिकायत को लेकर जब केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे तो उनकी मुलाकात मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से हुई। केजरीवाल ने कुमार को जानकारी दी कि बीजेपी ने 6 हफ्तों में वोट्स डिलीट करवाने से जुड़े आवेदन किए हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने 22 नवंबर को इन पर एक्शन लेने के आदेश भी दिए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी के अनुरोध पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे जुड़ा डेटा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। ये नियम के खिलाफ है और अपनी जांच का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि 11,000 में से 75% लोग अभी भी वहीं पर रह रहे होंगे। मतलब सेम एड्रेस पर रहने वाले 8,200 लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ से 5,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी। केजरीवाल ने ये मांग की है कि बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट ने जो आवेदन दिया है उसे रद्द किया जाए और एजेंट के खिलाफ FIR की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के वोट्स डिलीट करवा रही है। आम आदमी पार्टी के ऐसे आरोपों के बीच इसकी बात करते हैं कि वोटरों का नाम डिलीट कैसे होता है। भारत में चुनाव कराने से जुड़ा हुआ कानून 1950 में बना था। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसमें 2021 में बदलाव भी किए गए थे, यानी कि अमेंडमेंट इसमें किए गए थे। बदलावों से पहले वोटर लिस्ट को साल में बस एक बार 1 जनवरी को अपडेट किया जाता था। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भी इसे अपडेट किया जाता था। बदलावों के बाद इस लिस्ट को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को साल में 4 बार अपडेट किया जाता है। अगर वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाना है तो 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकता है। अगर वोटर कहीं और शिफ्ट हो गया है या किसी और तरह का चेंज करवाना है तो फॉर्म 8 होता है, इसके लिए उसको भर के यहाँ पर रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। अगर वापस से रिवीजन की बात करें तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश करता है। इसके बाद एक तय समय तक इससे जुड़े क्लेम, ऑब्जेक्शन या फिर करेक्शन से जुड़े हुए आवेदन किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के मुताबिक किसी क्षेत्र में अगर वोट डिलीट करवाना है तो आवेदन करने वाला उसी क्षेत्र का होना चाहिए और अगर आवेदन करने वाला उस क्षेत्र से नहीं है तो वो फॉर्म 7 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके कई कारणों का हवाला देकर नाम डिलीट करवाए जा सकते हैं। फॉर्म 7 में मौत, कम उम्र, पता बदलने, पहले से मतदाता सूची में होने या फिर भारत के नागरिक नहीं होने जैसे कारण बताकर किसी का नाम हटवाया जा सकता है। अगर आप खुद कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया है तो आप खुद भी फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके अपना नाम वहां से हटवा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 2023 में मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रूल्स पब्लिश किया था। इसके मुताबिक एक साथ कई सारे वोटरों का नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े आवेदन नहीं जमा किए जा सकते हैं। हालांकि बूथ लेवल के एजेंट हर रोज 10 एप्लीकेशंस जमा कर सकते हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी पार्टी का एक एजेंट 30 फॉर्म सबमिट कर सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के ताज़ा आरोपों पर अपना पक्ष भी अभी तक जो है वो नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पर कहा है कि उनके पास 494 फॉर्म 7 आए हैं और इन्हें वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि पूरा मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। तो वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से कैसे डिलीट होता है ये आपने जान लिया, लेकिन ईरान किस तरह महिलाओं को अरेस्ट कर रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे हाल ही में ईरान ने एक अंडरग्राउंड सिंगर को अरेस्ट कर लिया जब उन्होंने अपने YouTube चैनल पर लाइव गाना गाया। पर इस सिंगर का जुर्म आखिर क्या था वो जानने के लिए आपको हरीम की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। खूबसूरत ब्लैक ड्रेस में प्यारी सी दिखने वाली ये लेडी ईरान में गिरफ्तार कर ली गई। गेस कीजिए इसका जुर्म क्या रहा होगा। वेल, जुर्म यही था कि ये अपने YouTube चैनल पर लाइव परफॉर्म कर रही थी, लाइव गाने गा रही थी, लेकिन बिना हिजाब पहने। ये है परास्तु अहमदी, ईरान की एक अंडरग्राउंड सिंगर जो अपने गानों के जरिए अपनी कहानी और अपनी सोच दुनिया के सामने रखती हैं। हाल ही में इन्होंने अपने YouTube चैनल पर बिना हिजाब के लाइव परफॉर्मेंस दी और इसी पर हो गया विवाद, क्योंकि शायद ये भूल गई
कि जहां दुनिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ये नॉर्मल है, लेकिन ईरान जैसे मुल्कों में नहीं, क्योंकि ईरान में बिना हिजाब के ऐसे परफॉर्म करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि हिजाब को लेकर ईरान की सोच किसी से छिपी नहीं है। ईरान में महिलाओं के लिए बिना हिजाब के पब्लिक में आना गैर कानूनी है। इस परफॉर्मेंस के 3 दिन बाद परास्तु और उनकी टीम के 2 मेंबर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। परास्तु और उनकी टीम को माज़ंदरान से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अगले दिन उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन ईरानी कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परास्तु ने अपनी इस परफॉर्मेंस को इमेजिनरी कॉन्सर्ट कहा। उन्होंने अपने व्यूअर्स से कहा कि मेरे प्यारे ईरान की इस खूबसूरत धरती की कल्पना करो। वीडियो में परास्तु ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस में थी, गले में ईरान के मैप वाला नेकलेस पहने थी और उनके बाल खुले हुए थे। 27 मिनट के इस परफॉर्मेंस में परास्तु ने ईरानी सॉन्ग्स गाए। YouTube पर इसे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। परास्तु ने कहा कि गाना मेरा हक है, मैं उन लोगों के लिए गाना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको बता दें कि वैसे तो YouTube ईरान में बैन है, लेकिन टेक सेवी लोग फायरवॉल को बाईपास करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन है परास्तु अहमदी? 1997 में पैदा हुई 27 साल की परास्तु अहमदी नॉर्दर्न ईरान के नौशहर से हैं। उन्होंने तेहरान की सूरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। परास्तु सिंगर होने के साथ एक पियानिस्ट भी हैं, जिनके YouTube पर करीब 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं और Spotify पर भी ठीक ठाक लिसनर्स हैं। दरअसल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान में महिलाओं का गाना गाना और बिना हिजाब के पब्लिक में आना बैंड है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में कई महिलाओं ने इन कानूनों का खुलकर विरोध किया है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रोटेस्ट याद ही होंगे आपको। ये विरोध पूरी दुनिया में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गए थे। इनफैक्ट एज पर रिपोर्ट्स परास्तु अहमदी ने भी इन प्रोटेस्ट में एक क्रांतिकारी गाना गाया था। लेकिन ये सिर्फ परास्तु की कहानी नहीं है, ये उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इससे पहले ईरान की कॉलेज स्टूडेंट आहो दरियाई को भी गिरफ्तार किया गया था, जब उसने हिजाब कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में अपने कपड़े उतार दिए थे। ईरान में हिजाब कानून ये महिलाओं के फ्रीडम, उनके राइट्स और उनकी पहचान का सवाल है। परास्तु की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ गाना गाना या अपनी पसंद का ड्रेस पहनना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है। ये थी ईरान की बात। अब बढ़ते हैं इजराइल की तरफ, जो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस बार मिसाइल अटैक की नहीं, बल्कि अपने देश का नक्शा बदलने की। इजराइल के बॉर्डर से सटे हुए गोलान हाइट्स पर नेतन्याहू एक नई बस्ती बसाने का पूरा प्लान कर रहे हैं। इस प्लानिंग में क्या कुछ शामिल है, वो आप जानिए सोबान की इस रिपोर्ट से। सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल की चांदी हो गई है, अगर ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप इजराइल का नक्शा देखेंगे, इसके बॉर्डर से लगा हुआ है सीरिया, वो नज़र आता है यहाँ पर। सीरिया में ही इजराइल के बॉर्डर से लगा हुआ है इलाका जिसे कहा जाता है गोलान हाइट्स। इस गोलान हाइट्स पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू नई बस्ती बसाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में $11 मिलियन का एक बजट भी सैंक्शन किया है, उसको मंजूरी दे दी गई है। सीरिया में सिविल वॉर अपने चरम पर है। देश के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। देश से बशर अल असद भागे और रूस में जाकर उन्होंने शरण ली। सीरिया में जब इस तरह की सिचुएशन बनी तो इजराइल की एयरफोर्स वहाँ पर एक्टिव हो गई काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर उसने बॉम्बिंग भी की। इजराइल ने सीरिया में कई जगहों पर उनको तबाह कर दिया है। अब इजराइल कैबिनेट ने पीएम की अध्यक्षता में गोलान हाइट्स में बस्ती बसाने के लिए $11 मिलियन के एक फंड को मंजूरी दे दी है। इजराइल सरकार यहाँ पर कॉलोनीज बनाएगी, उद्योगों को डेवलप करेगी और इसके साथ ही वहाँ पे जो स्टूडेंट विलेज है वो भी बनाया जाएगा। अब इसका मकसद ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसे बैलेंस किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से गोलान हाइट्स में 50% पॉपुलेशन इस वक्त यहूदियों की है और 50% पॉपुलेशन ड्रूज की है। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि गोलान हाइट्स के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है उसे यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ जो नए नागरिक हैं वहाँ पर वो बसाए जाएंगे, आबादी को संतुलित किया जाएगा। नेतन्याहू ने इस मीटिंग के बाद ये भी कहा कि गोलान हाइट्स में खुद को ताकतवर बनाने का मतलब ये है कि इजराइल को और मजबूत बनाने जैसा ये बात है।
अब गोलान हाइट्स विवादों से जुड़ा रहा है। क्या विवाद रहे हैं? तो इजराइल का कहना है कि कैबिनेट ने गोलान हाइट्स के लिए जो प्लान बनाया है वो अभी इजराइल के नियंत्रण वाले इलाके के लिए है। साल 1967 में इजराइल ने 6 दिनों की जंग लड़ी थी, जिसमें गोलान हाइट्स को जीतने का दावा इजराइल करता रहा है। इजराइल ने ये जंग 1967 में ही कई अरब देशों और सीरिया के खिलाफ जीती थी। साल 1981 में इस इलाके का विलय इजराइल के साथ किया गया था, लेकिन अरब देश इस गोलान हाइट्स के इलाके पर इजराइल के कब्जे की बात को अभी तक स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे साल 2019 में जब ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, तो अमेरिका की तरफ से इन इलाकों को इजराइल के इलाके के तौर पर मंजूरी दे दी गई थी और कहा गया था कि ये इजराइल का ही इलाका है। लेकिन अब जब गोलान हाइट्स पर इजराइल ने अपने नए कदम को आगे बढ़ा दिया है, नए डेवलपमेंट का ऐलान कर दिया है, तो इसके बाद अब अरब देशों की तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है। सऊदी अरब का कहना है कि सीरिया के खिलाफ ये इजराइल की साजिश है। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि सीरिया में जिस तरह के हालात बने हैं उससे ये लगता है कि इजराइल इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है। सऊदी अरब के हिसाब से इजराइल का ये कदम सीरिया पर कब्जे की एक नई साजिश है। अब स्विच करते हैं एक ऐसे रिपोर्ट पर जिसके विजुअल्स आपको डरा देंगे। वानुआतू नाम के एक आइलैंड पर 7.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने पूरे द्वीप को किस तरह से हिला दिया, जानिए इस रिपोर्ट में। 7.3 to 7.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने 17 दिसंबर को वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला को हिला दिया, जिसमें बिल्डिंग्स और गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है और कम से कम एक व्यक्ति की जान जाने की खबर अब तक आई है। वानुआतू 80 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जहां लगभग 3,30,000 लोग रहते हैं। वानुआतू के स्टेट ब्रॉडकास्टर VBTC ने एक फुटेज दिखाई जिसमें दिख रहा है कि एक बिल्डिंग गिरने के कारण रास्ते पर खड़ी गाड़ियां कुचली गई। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और भी दूसरी फुटेजेस में दिखाया गया है कि US, ब्रिटिश, फ्रेंच और न्यूजीलैंड के एम्बेसीज की बिल्डिंग्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कहीं कंक्रीट पिलर्स गिर गई तो कहीं एक फ्लोर कुचलकर बिल्कुल फ्लैट हो गया। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को अगले नोटिस तक बंद रखने की सूचना सोशल मीडिया पर दी है। तो वहीं न्यूजीलैंड हाई कमीशन जो इसी बिल्डिंग में था, उसने भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये इन्फॉर्मेशन फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स के ऑफिस से आई। टॉमसन जो वानुआतू में एक जिपलाइन एडवेंचर बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने कहा कोट एंड कोट शहर के बिल्डिंग्स में लोग थे, जब हम वहां से गुजरे तो सिर्फ लाशें दिखी। उन्होंने बताया कि एक सड़क पर लैंडस्लाइड ने एक बस को ढक दिया था, इसी वजह से वहां भी कुछ लोगों की मौत हुई होगी। इस भूकंप ने कम से कम 2 पुल गिरा दिए और ज्यादातर मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो गए हैं। टॉमसन द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में दिखाया गया कि रेस्क्यू टीम और इमरजेंसी व्हीकल्स ने एक बिल्डिंग पर काम कर रहे जिसमें एक छत नीचे गिर गई, कुछ गाड़ियां और ट्रक्स भी उस पर गिर गई। शहर के रास्ते टूटे हुए शीशे और बिल्डिंग्स के मलबे भरे हुए नजर आ रहे थे। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसमें कुछ इलाकों में 1 मीटर यानी 3 फीट तक लहरें आने की आशंका थी, लेकिन पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने जल्द ही इसे हटा दिया। आपको बता दें, वानुआतू एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो सेस्मिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा आर्क होता है जो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पैसिफिक बेसिन तक फैला हुआ है, जहां भूकंप और टेक्टोनिक डेवलपमेंट्स आम बात है। वानुआतू को वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट के अनुसार उन देशों में से एक माना गया है जहां नेचुरल डिजास्टर्स जैसे भूकंप, तूफान का नुकसान, बाढ़ और सुनामी, इन सब का रिस्क काफी हाई रहता है। कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से वानुआतू में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, इन सब का डेटा अभी तक नहीं आया है। तो देखा आपने, स्विच बुलेटिन में हम आपके लिए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लेकर आते हैं ताकि आप कहीं भी किसी भी डिबेट में चूक ना जाएं। ठीक स्विच बुलेटिन की तरह ही स्विच के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि YouTube, Facebook और Instagram पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ग्राउंड स्टोरीज और वॉक्स पॉप का पूरा भंडार मिलेगा। आपको बस स्विच को हर जगह सब्सक्राइब और फॉलो करना होगा। मिलते हैं अगले स्विच बुलेटिन में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।